जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। हमारा आज सेकंड क्लास है जो डेली करंट अफेयर के लिए, और आज ये 21 फरवरी 2023 का करंट अफेयर है जो आपके सभी एग्जाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और आज हम इन सभी क्वेश्चनों को इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम एक क्वेश्चन के साथ ही साथ कम से कम 5-6 क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लियर करते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो यहाँ पर मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन 6.2% की दर से भारत की जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ने वाली है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मॉर्गन स्टैनली क्या है, और इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आए तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो मॉर्गन स्टैनली इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। इसके बाद में इसमें इसका जो मुख्यालय है, इसकी जो ब्रांचें हैं वो विश्व के 36 देशों के अंदर फैली हुई है। कितने देशों में? विश्व के 36 देशों के अंदर इसकी शाखाएं फैली हुई है। और इसकी स्थापना 5 सितंबर 1935 में हुई थी। 5 सितंबर 1935 में 5 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसके संस्थापक हेनरी स्ट्रगीज, हेराल्ड स्टैनली, डीन जी राइटर, और उसके बाद में रेनॉल्ड सिक्योरिटीज, ये इसके संस्थापक हैं। तो ये हमारे इसके साथ में और इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट थे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि ये जो हेनरी स्टैनली है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, और इसकी स्थापना 5 सितंबर 1935 को की गई। और इसके जो संस्थापक हैं वो हेनरी स्ट्रगीज, हेराल्ड स्टैनली और डीन जी राइटर और रेनॉल्ड सिक्योरिटीज, ये इसके संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इस सीरीज के अंदर, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की है। यानी कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने हाल ही के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या होगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। अब हम पढ़ लेते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना क्या है। ये दोस्तों नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में मिलकर, यानी कि किसके साथ में मिलकर? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ में मिलकर इस बैंक ने ये योजना प्रारंभ की है। और ये बैंक द्वारा जो आवेदक हैं उनके कार्यों और उनके प्रदर्शन को पूरा न करने पर बैंक के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार की गारंटी उन आवेदकों को दी जाएगी, या उनको देने का एक वचन पत्र है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। यानी कि इसके जो भी आवेदक हैं उनको समय पर सभी कार्य और उनके जो प्रदर्शन है उनको पूरा करने का एक यहाँ पर गारंटी दी जाती है। और ये गारंटी पूरा करना एक इनका वचन है, जो विशिष्ट प्रकार की एक गारंटी स्कीम योजना के तहत इस बैंक ने ये लॉन्च की है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना है ये पहली बैंक है या इससे पहले भी किसी ने की है। तो इससे पहले एचडीएफसी जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक ने ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना पहले से प्रारंभ कर रखी है, और उसके बाद में और भी बैंकें इसको जारी करने वाली है इस योजना को। अब हम देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो ये विजन मिशन स्टेटमेंट, ये जो योजना है ये योजना विजन मिशन, विजन मिशन स्टेटमेंट,
2021 से 26 इसको प्राप्त करने के लिए इस विजन के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना है वो प्रारंभ की गई है। अब इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसकी स्थापना कब की गई? इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना फरवरी 1937 के अंदर की गई थी एमसीटी के द्वारा। किसके द्वारा? एमसीटी के द्वारा 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई। और 5 सितंबर 2021 को डिजिटल भुगतान लेन देन इस बैंक ने शुरू किया था। इस बैंक ने डिजिटल जो भुगतान है इस भुगतान के लेन देन को भी इस बैंक ने है वो 5 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन और इसके साथ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो यानी कि अभी हाल ही के अंदर जारी एक ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 की घोषणा हुई है, ये जारी की गई। तो इसके अंदर पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क है। कौन है पहले स्थान पर? डेनमार्क। अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स है रोजगार अवसरों में उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता व उससे लड़ने की क्षमता को ये इंडेक्स है वो मापता है कि रोजगार के जो अवसर हैं उनमें उतार चढ़ाव और उनको सामना करने की जो क्षमता है, उनसे लड़ने की जो क्षमता है, उसको मापने के लिए ये ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स है वो काम में आती है, इसके तहत करती है। अभी इसकी घोषणा कौन करता है, ये जारी कौन करता है? तो व्हाइट शील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? व्हाइट शील्ड एक फर्म है, एक कंपनी है, इसके द्वारा ये जो आंकड़े हैं ये जारी किए जाते हैं। अब आपको पूछे कि ये जो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो व्हाइट शील्ड फर्म के द्वारा जारी की जाती है। और इसके अंदर जो इंडिया है, हमारा भारत है, भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? 65 नंबर पे, यानी कि 65 नंबर पे भारत है इस इंडेक्स में। और इसके अंदर कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो 136 देश इसके अंदर शामिल किए गए थे। कितने देश? 136 देश। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? यानी कि हाल ही में जो जगुआर लैंड रोवर इंडिया है इसके अंदर एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है राजन अंबा। कौन बने हैं? राजन अंबा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय है जगुआर लैंड रोवर का मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। तो इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन करेगा? यानी कि जो वस्त्र मंत्रालय है, इस वस्त्र मंत्रालय के द्वारा एक टेक्नोटेक्स्ट फेयर है, इसका आयोजन किया जाएगा 2023 के अंदर। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र। अब हम थोड़ा सा वस्त्र मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। जो वस्त्र मंत्रालय है इसके अभी मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल। जो वस्त्र मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इसके बाद में श्रीमती दर्शना विक्रम जोरडोस। श्रीमती दर्शना विक्रम जोरडोस ये राज्य मंत्री हैं, वस्त्र मंत्रालय के अंदर राज्य मंत्री हैं ये। और उसके बाद में श्रीमती रचना साहा। श्रीमती रचना साहा ये क्या है? सेक्रेटरी। क्या है? इस मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी के पद पर है। तो यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के अंदर पीयूष गोयल ये मंत्री हैं। उसके बाद में श्रीमती दर्शना विक्रम जोरडोस ये राज्य मंत्री हैं और श्रीमती रचना साहा ये सेक्रेटरी हैं वस्त्र मंत्रालय के अंदर। और ये टेक्नोटेक्स जो फेयर है 2023 का मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ऑल इंडिया
काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट BPRD, यानी कि BPRD ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर इसके साथ में एक MOU पे सिग्नेचर किया है और उसके बाद में एक कवच जो 2023 इसका शुभारंभ किया है। ये एक हैकाथॉन है राष्ट्रीय स्तर का, इस कवच 2023 का शुभारंभ किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास में अभी ये जो संस्थान आई काउंसिल, ये काउंसिल की स्थापना कब हुई? काउंसिल की स्थापना हुई, ये जो हमारा BPRD है 1945 के अंदर इस काउंसिल की स्थापना हुई। और ये जो अभी बना हुआ है ये साइबर कवच जो है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, जो साइबर सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए ये कवच 2023 इसका शुभारंभ किया गया। और अभी BPRD के बारे में हम चलते हैं। तो BPRD ये 1945 के अंदर जो हमारी काउंसिल है, ये जो इंडिया, जो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो AICTE है, जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 के अंदर। और उसके बाद में ये जो कवच है ये साइबर सुरक्षा के लिए है, साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक हैकाथॉन है ये कवच 2023। और उसके बाद में हम देखते हैं BPRD के बारे में। BPRD के बारे में, BPRD के जो अभी DG है, डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं, ये कौन है? बालाजी श्रीवास्तव। कौन है? बालाजी श्रीवास्तव। बालाजी श्रीवास्तव ये अभी DG हैं। ये 1988 IPS कैडर, 1988 बैच के ये IPS हैं बालाजी श्रीवास्तव। और 28 अगस्त 1970 BPRD की स्थापना कब हुई है? 28 अगस्त 1970 के अंदर BPRD की स्थापना हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? AICTE की स्थापना 1945 में हुई। और ये जो कवच 2023 है ये साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए, इसके उपाय करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। और उसके बाद में BPRD के साथ में इसका MOU हुआ। तो इसके BPRD के जो DG हैं वो बालाजी श्रीवास्तव हैं। ये 1988 कैडर के IPS हैं। और 28 अगस्त 1970 को BPRD की स्थापना हुई। और BPRD का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो ये कानून पारित करने वाला यूरोपीय पहला देश है स्पेन। स्पेन ने मासिक धर्म अवकाश कानून के तहत महिलाओं व लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अवकाश प्राप्त किया जाएगा या इनको अवकाश दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला यूरोप का ये पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने? तो ये 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं जो 100 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं? तो ये है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा का जन्म है वो गुजरात के अंदर हुआ। गुजरात में कहाँ हुआ है? राजकोट में। चेतेश्वर पुजारा का राजकोट गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म 25 जनवरी 1988 का इनका जन्म हुआ। और उसके बाद में ये 2000 से अंडर 14 के अंदर पहले ये मैच इन्होंने खेलना शुरू किया है क्रिकेट के अंदर 2000 से अंडर 14 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस AIIMS यानी कि एम्स ने ड्रोन के जरिए टाइफाइड तपेदी की दवाइयाँ पहुंचाने का ट्रायल किया? तो ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? एम्स ऋषिकेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश ने भारत के
फ्रोजन है यहाँ पर, ये प्रोजन नहीं है, यहाँ पर फ्रोजन है। आप यहाँ पर इसको फ्रोजन पढ़ना। फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है। तो इस पर जो फ्रोजन सी फूड हैं, यानी कि समुद्र से जो प्राप्त होने वाले जो फूड जिसको फ्रीज करके रखा जाए और दूसरे देशों के अंदर या कहीं पे भी उसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो वो फ्रोजन सी फूड होता है। और इसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया अभी किसने? कतर ने। अब कतर ने इसके ऊपर प्रतिबंध वो नवंबर 2022 में लगाया था। नवंबर 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, तो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, इससे पहले कतर ने इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया था, फ्रोजन सी फूड भारत से जो आयात होता था उसके ऊपर। अब ये क्यों लगाया था? क्योंकि विब्रियो एक कोलेरियो जो वायरस है, विब्रियो कोलेरियो, ये एक वायरस है। इस वायरस का इसके अंदर होने का अंदेशा इन्होंने किया था और बताया था कि ये वायरस है जो इन सी फूड के अंदर फैला हुआ है, जिसके कारण से इन्होंने भारत का जो फ्रोजन सी फूड है इसके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कतर ने। और उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध कतर के द्वारा हटाया गया है। और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, MPEDA, मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने अभी ये बताया है कि ये इसके ऊपर से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। और इसके चेयरमैन कौन है? जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो मेरीन प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट करने की जो अथॉरिटी है, ये डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन हैं DV स्वामी। कौन है? DV स्वामी। कौन है? DV स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उप प्रमुख के रूप में भारत में अभी भारतीय सेना के अंदर किसे नियुक्त किया है? MV सुचिंद्र कुमार को। किसे किया है? MV सुचिंद्र कुमार। अब हम MV सुचिंद्र कुमार के बारे में पढ़ लेते हैं। MV सुचिंद्र कुमार लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे हैं। और इन्होंने सैनिक स्कूल बीजापुर, सैनिक स्कूल बीजापुर से इन्होंने पढ़ाई की। और पढ़ाई के बाद में जब ये सेना के अंदर आए थे, इनको असम रेजिमेंट मिला था। असम रेजिमेंट से ये बिलोंग करते हैं और इनको फर्स्ट यूनिट दी गई थी असम रेजिमेंट की फर्स्ट यूनिट इनको दी गई 1985 के अंदर। उसके बाद में इनको AVSM अति विशेष सेवा मेडल, उसके बाद में YSM युद्ध सेवा मेडल और VSM विशिष्ट सेवा मेडल, इन मेडल से भी इनको नवाजा गया है। तो ये थे इसके रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक यानी कि 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली के अंदर। तो GST के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। GST के बारे में, तो GST है ये 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन बिल 2014, इसके द्वारा GST को संज्ञान में लाया गया, बिल पेश किया गया। 182वां संविधान संशोधन बिल 2014 के अंदर पेश किया गया जो GST से संबंधित था। और अभी जो GST का दायरा है ये गुड्स के ऊपर 5%, उसके बाद में 12% और 18% और 28% के 4 स्लैब बनाए हुए हैं GST के। उसके बाद में टोटल ये 1211 प्रोडक्ट हैं वो GST के दायरे के अंदर लाए गए। कब लाया गया? जब 14वां यानी कि 14वां GST काउंसिल मीटिंग हुई। और ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर में। कब हुई थी? 18-19 मई 2017 को। जब श्रीनगर के अंदर 14वीं GST काउंसिल मीटिंग हुई 18-19 अगस्त 2017 को, उस समय 1211 प्रोडक्ट जिनको GST के दायरे के अंदर लाया गया। और उसके बाद में
फिर 15वां जो जीएसटी का समिट हुआ, जीएसटी काउंसिल का हुआ, जीएसटी काउंसिल का 15वां जब समिट हुआ तो ये कब हुआ था? 3 जून 2017 को। और ये कहाँ पर हुआ था? ये भी दिल्ली के अंदर हुआ। और दिल्ली के अंदर ये होने के बाद में 1 जुलाई से ये मतलब प्रॉपर वे के अंदर ये जितने भी जो इसके अंदर अमेंडमेंट हुए और जो बाकी बचे हुए जितने भी जो प्रोडक्ट हैं इनको भी इस दायरे के अंदर लाया गया 1 जुलाई 2017 से। अब इसके बाद में अभी हम देखें तो जीएसटी का जो काउंसिल है इसके अंदर 21 मेंबरों की ये काउंसिल है वो बनाई हुई है। कितने मेंबरों की? 21, टोटल 21 मेंबर की। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर, करंट के अंदर कितने मेंबर है? इसके अंदर 17 मेंबर हैं। और इन 17 मेंबरों के अंदर हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है, एडिशनल जो सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी, इसके पद पर कौन है? श्री पंकज कुमार। कौन है? श्री पंकज कुमार। ये अभी जीएसटी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद में श्री सितेंद्र वर्मा, ये क्या है? डायरेक्टर है। कौन है? श्री सितेंद्र वर्मा, ये क्या है? डायरेक्टर है। इसके क्या है? डायरेक्टर। और उसके बाद में 49वां जो मीटिंग है इनकी जीएसटी काउंसिल की, ये 18 फरवरी 2023 को ये मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। और इसकी जो मेजबानी है या अध्यक्षता है वो किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, वित्त मंत्री ने। तो ये जीएसटी के बारे में हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ है? पंजाब के अंदर। झींगा मेला जो एक समुद्री या एक जलीय जीव है, इसका यहाँ पर ये मेला आयोजन किया गया है जिसके अंदर विभिन्न प्रजातियां झींगे की जो है और इसके जो फसल और झींगे की जो खेती करने से संबंधित जितने भी जो PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना के तहत इसको इन संपदा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक झींगा मेला का प्रारंभ किया गया है। तो इस झींगा मेला को क्या बोलते हैं? फ्रावन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रावन फेयर भी बोलते हैं इसको, फ्रावन फेयर भी इसको बोला जाता है। और ये कब? 2021 से जो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसका टारगेट है 2021 से 2025 तक इन संपदाओं को बढ़ाना, इनका विस्तार करना। और इन्हीं के तहत ही इस जो झींगा मेला है इसका प्रारंभ पंजाब के अंदर किया जा रहा है। और PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए मैं अलग से एक आपके लिए क्लास लेकर आ जाऊंगा जिसके अंदर पूरा समझाऊंगा कि इस योजना के तहत क्या क्या लाभ हैं और इस योजना के तहत क्या सब्सिडी और क्या योजना से लाभ एक आम किसान उठा सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में शाहनवाज प्रधान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, ये एक टीवी सीरियल और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक एक्टर का रोल इन्होंने किया और एक्टर थे ये। और अभी इन्होंने मिर्ज़ापुर जो मूवी थी लास्ट में, इस मिर्ज़ापुर मूवी के अंदर भी इन्होंने रोल प्ले किया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि OECD इसके द्वारा सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक एक लिस्ट जारी की गई जिसके अंदर शीर्ष स्थान पर कौन है? जापान है। शीर्ष स्थान पर कौन है? इसमें जापान है। और जापान के बाद में सेकंड नंबर पर इसमें कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके इसमें सेकंड स्थान पर है। और इसके अंदर भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान इसमें 47वां है। कौन सा स्थान है? 47वां। अब हम देखते हैं ये किस
के लिए इसमें आंकड़े जारी करती है ये OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक संगठन द्वारा देशों को उनकी सेवा व्यापार नीतियों के आधार पर, यानी कि ये जो आंकड़े जारी करती है ये किस आधार पर करती है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा देशों को उनकी सेवा व्यापार की जो नीतियां हैं इनके आधार पर ये आंकड़े जारी करती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसने ये जो आंकड़े जारी किए इसके अंदर प्रथम स्थान पर जापान है, सेकंड स्थान पर यूके और भारत का इसमें 47वां स्थान है। और इसके स्थापना है OECD की, इसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई। कब की गई? 1948 में। और इसके बाद में पुनः स्थापना की गई वो 1961 के अंदर की गई। कब की गई? 1961 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके अंदर 37 देश है टोटल। इसके अंदर कितने देश हैं? 37 देश इसके अंदर है टोटल। और उसके बाद में इसका जो महासचिव है, महासचिव का क्या नाम है? इसके जो महासचिव है, महासचिव का नाम है मैथेस कोरनामन। क्या नाम है? मैथेस कोरमानन। मैथेस कोरमानन इसका महासचिव है। कौन है इसके? महासचिव। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास के अंदर 15 टोटल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिटेल में बताए। ये सभी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इस सीरीज से जरूर जुड़ेंगे। ये सीरीज मॉर्निंग के अंदर हम 8 बजे ये सीरीज आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। 8 बजे आप लोगों के लिए ये क्लास है वो डेली आएगी। तो आप निश्चिंत रहें और इस क्लास से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।